देखो आज की वीडियो में काफ़ी चीज़ें सीखने वाले हो। सबसे पहले मैं बात करूंगा जो इंटरव्यू क्वेश्चन रहता है कि आपको 1.54 जो रेशो यूज़ की जाती है कंक्रीट की उसकी क्वांटिटी निकालने में, जहाँ मोटार की क्वांटिटी निकालने में, वो क्या होती है वो आपको ज़रूर पता होनी चाहिए। दूसरी चीज़ आपको पता होनी चाहिए, जैसे हम जो पाइप्स डालते, कंसील्ड पाइप डालते हैं स्लैब की कंक्रीटिंग के दौरान, तो उसमें एज ए सिविल इंजीनियर आपको क्या चेक करना होता है। फिर और प्रैक्टिकल इंटरव्यू क्वेश्चंस में आपको बताने वाला हूँ, मोटा बिटुमिन के बारे में बताने वाला हूँ, उसके टेस्ट बताने वाला हूँ। काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, तो आपको वीडियो कंप्लीट देखनी होगी। वीडियो थोड़ी लंबी है, 15 से 16 मिनट आपके लूँगा, लेकिन काफ़ी चीज़ें सिखा के जाने वाला हूँ। तो हम लेते हैं एक एग्जाम्पल, ठीक है। पहले मैं इसको एक आपको अच्छे वे से समझाता हूं। अगर हम एग्जाम्पल लें पाउडर की, जो पाउडर होता है, हम टाल्क पाउडर या आटा ले लो। जब हम ये आ गया ड्राई स्टेट में, ये आ गया वेट। होता क्या है, जब आटा मतलब ऐसे उसमें पानी नहीं डाला होता है तो उसका वॉल्यूम ज्यादा होता है, मतलब आपको दिखेगा वो फूला हुआ, मतलब ज्यादा एरिया कवर किया होगा। लेकिन जब उसको गीला कर देते हैं वो छोटा सा कवर कर लेता है। वही कॉन्सेप्ट मैं आज आपको क्लियर करने वाला हूं कि जो एग्रीगेट होता है, सैंड होता है, उसका कितना मतलब जो होता है कंप्रेसिबिलिटी होती है वॉइड रेशो की, वो कितनी कम होती है, क्या होता है। ये आपने इंटरव्यू में कैसे आपने अगले बंदे को समझाना है, क्या चीज बतानी है, वो मैं आज आपको क्लियर करूंगा, ठीक है। कंक्रीट की एग्जांपल लेते हैं हम। देखो एक मीटर बाय एक मीटर हमने क्यूब ले लिया। एक क्यूब है, उसका हाइट इतना है, लेंथ ब्रेड्थ ये ले लो, ये हो गए। जब कुछ भी इसको बीम समझ लो, कॉलम समझ लो, ठीक है, ये हो गया। तो उसका वॉल्यूम हुआ 1 MQ, वेट वॉल्यूम हुआ। जैसे हम क्वांटिटी साइड पे निकालते हैं, वेट वॉल्यूम हो गया। तो इसका ड्राई वॉल्यूम क्या होगा और क्यों निकालते हैं ड्राई वॉल्यूम, जैसे मैंने पहले बताया। अगर कोई भी क्वांटिटी निकालनी होगी, जो सीमेंट हमारे मार्केट में मिलता है वो हमें ड्राई स्टेट में मिलता है, जो सैंड मिलती है वो हमें ड्राई स्टेट में मिलती है, एग्रीगेट मिलता है वो ड्राई स्टेट में। तो हमें उसका क्वांटिटी निकालने के लिए ये चीज की जरूरत पड़ती है। तो ड्राई वॉल्यूम जो होता है, ड्राई वॉल्यूम होता है इक्वल टू वेट वॉल्यूम प्लस 54% ऑफ वेट वॉल्यूम। मतलब ड्राई वॉल्यूम किसके इक्वल होता है, वेट वॉल्यूम जो होता है, मतलब जो क्वांटिटी आएगी उसका 54% आपने एक्स्ट्रा लेना है उस चीज में। तो इसको हम कैसे करेंगे, जो वेट वॉल्यूम आया हमारा, वेट वो आया 1 MQ प्लस 54%। तो 54% को हम कन्वर्ट करेंगे डिवाइड बाय 100 इंटू 1। किसका 1% ले रहे हैं हम, किसका 54% ले रहे हैं, इसका। तो ये आ गया हमारा, तो ये हो गया इक्वल टू 1। ऐसे ही इसको डिवाइड किया तो हमारा आया 0.54, ये हो गया 1.54। तो आपको क्लियर हो गया कहां से आया। तो इसको जो समझाना है आपने, अगर इंटरव्यू में आपको पूछा गया कि हम जो मल्टीप्लाई करते हैं डिजाइन में 1.54, वो क्या होता है, वो होता है ड्राई वॉल्यूम इक्वल टू वेट वॉल्यूम इंटू 1.54। ये हम इसके ड्राई वॉल्यूम किसके बोलता है, वेट वॉल्यूम इंटू 1.54। ये आपको निकल गया इससे। और देखा जाए जो हमारा 54% कैसे होता है, देखो जो सैंड होती है ना, उसकी वाइड रेशियो कंप्रेसिबिलिटी कितनी होती है, मतलब 20%। वो अगर हम ऐसे सैंड लेंगे, उसमें पानी डालेंगे, वो 20% कम हो जाती है, ठीक है। और जो एग्रीगेट होता है वो कितना हो जाता है, 34%। और अगर आप पूछोगे कि सीमेंट हमने क्यों नहीं लिया सर, इसमें सीमेंट क्यों होता है, फाइनेंस ही होता है, मतलब पतले पतले पार्टिकल होते हैं, उसमें पानी डालोगे भी तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। ये हो गया 54%, ये आपको कहीं से नहीं मिलेगा, ये हो गया, ठीक है। इससे क्लियर हो गया। अभी बात करते हैं हम सैंड की। सैंड में क्या होता है, पहले सबसे पहले मोटार होती क्या है, मोटार होगी हमारी सीमेंट प्लस सैंड। जो मोटार हम ब्रिक वर्क में यूज करते हैं, प्लास्टर में यूज करते हैं। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले मैं सिंपल इसको क्लियर कर देता हूं। देखो सीमेंट है तो उसकी जो हमारी कंप्रेसिबिलिटी होगी लगभग 0 होती है, उसको हम नेग्लिजिबल उसमें लेते ही नहीं है, क्योंकि वो फाइनेस होते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं, तो इसको 0 होगी। और सैंड की क्या होती है, वाइड रेशियो कंप्रेसिबिलिटी ऑफ सैंड कितनी होगी, 20%। ये चीज आपको क्लियर होगी। नेक्स्ट चीज क्या आती है इसमें, ड्राई वॉल्यूम इज मोर देन 20% ऑफ वेट वॉल्यूम। जो ड्राई वॉल्यूम होगा मोटार का वो 20% ज्यादा होता है किससे, वेट वॉल्यूम से। तो ये हो गया 1 प्लस 0.20 इक्वल टू हो गया 1.20, ये आ गया। लेकिन आप देखोगे तो मैंने ऐड किया है कि 1.30 या 1.33 मल्टीप्लाई करते हैं हम, तो इधर तो हमारा 1.20 आया। ये क्या हुआ, इसको समझने के लिए क्या करना है, देखो जो हम इंजीनियर वगैरह जो डिजाइनर होते हैं वो क्या करते हैं,
जो क्राफ्ट होता है, वेस्टेज हो गई, जब बनाने में जो इधर उधर गिर गया, जहां जहां बना रहे हैं उधर लगा रह गया, तो उसको मतलब वो उससे इफेक्ट नहीं बढ़े क्वांटिटी पे, इसलिए क्या करते हैं 10% खुद से हम ऐड कर लेते हैं। तो हो गया हमारा 30%। तो वही करेंगे, 1.20 आया था प्लस 0.10, एक वो हो गया हमारा 1.30। तो इसका क्या निकला मोटार का ड्राई वॉल्यूम इक्वल टू वेट वॉल्यूम इंटू 1.30। जब भी आपको ड्राई वॉल्यूम निकालना होगा तो आपको क्या करना है, वेट वॉल्यूम इंटू 1.30। ये वीडियो मतलब ये चीज जिनको नहीं पता, जिनको पता तो उनको तो क्लियर हो गया होगा कि क्या है, मैंने क्या किया। जिनको नहीं पता है, इससे पहले आप वो वीडियो देखो जो मैंने कंक्रीट की निकाली है कि हमें कितना सैंड, सीमेंट, एग्रीगेट लगेगा। वो प्लेलिस्ट में जाकर क्वांटिटी करके प्लेलिस्ट एक फोल्डर है, उसमें जाके आप देखो, आपको मिल जाएगी वीडियो। कंडक्ट यूज़ करते हैं हम इलेक्ट्रिक वायर के लिए, उसकी अच्छी कंपनी कौन सी है, ऐसे साइट इंजीनियर आपको क्या क्या चेक करना है, और बेसिक डिटेल आपको बताऊंगा। जो भी अपने घर की कंस्ट्रक्शन करवा रहा है तो ये चीज़ आपको ध्यान देनी है, नहीं तो काफ़ी बड़ी मिस्टेक हो जाएगी और स्लैब भी उसमें कमज़ोर पड़ जाएगी। तो सबसे पहली जो चीज़ है वो मैं कंपनी की बात करूं अगर, तो एंकर कंपनी अगर वहाँ अवेलेबल है, वहाँ मिलती है, तो वो सबसे अच्छी कंपनी है। उसकी पाइप की स्ट्रेंथ भी है और वो टूटती भी नहीं है कंक्रीटिंग के दौरान। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या है, 25 mm की पाइप करनी है, पीवीसी आपको यूज़ एंकर की, और जो पाइप रहेगी वो हमेशा आपको दोनों स्लैब के सेंटर में रखनी है। अगर 6 इंच की स्लैब है तो उसका सेंटर 3 इंच पे, मतलब नीचे का सरिया ऊपर का सरिया नीचे के दोनों के बीच में वो पाइप होनी चाहिए। देखो इधर कई जगह क्या किया है, सरिये के ऊपर रखी हुई है, वो काफ़ी बड़ी मिस्टेक है। उससे होगा क्या, एक तो अगर हम ज़्यादा पाइप यूज़ कर देंगे एक्सेस में, मतलब एक जगह पे 2 पाइपें निकालेंगे, उधर क्रैक आना आएगा ही आएगा। कोई भी स्लैब देखोगे, मैंने काफ़ी स्लैब्स ऐसी देखी हैं जिसमें इसी के कारण क्रैक आया होता है, और होता गया पानी घुसता है, सरिया सड़ने लग पड़ता है और स्लैब कमज़ोर होके लीकेज भी वहाँ से स्टार्ट हो जाती है। तो हमेशा आपको ध्यान देना है कि कभी भी एक्सेस में पाइप आपकी नहीं होनी चाहिए। और दूसरी चीज़, प्लानिंग के साथ आपको पाइप प्रोवाइड करनी है। ये नहीं है कि मतलब सब पाइपें ऐसे गमजोल जैसा ऊपर बना दो। ऐसे रखना है कि अगर फ़ैन की ज़रूरत है उस एरिया में, तो फ़ैन का प्रॉपर प्लानिंग के साथ सेंटर में आपका फ़ैन आना चाहिए। और अगर 2 फैन रख रहे हो, कमरा है, लॉबी है, तो दोनों में डिस्टेंस प्रॉपर होना चाहिए। और अगर बात करें हम जो फ़ैन के साथ, तो चलो फ़ैन का आपको प्रोवाइड करना ही करना है। बाकी जो उसकी है वायरिंग है, दीवार की वायरिंग, उसको बीम के साइड से मतलब दीवार में नीचे उतार दो। ये नहीं है कि घुमा फिरा के फिर ऊपर से रखो, फिर वहाँ से आपको निकाल के लेनी पड़े। तो हमेशा पूरा प्लानिंग के साथ आपको पाइप प्रोवाइड करनी है। नीचे अगर जहाँ स्विच बोर्ड आता है उसी में, अगर बीम से पॉसिबल है बीम में निकाल दो, स्लीव रख सकते हो तो स्लीव रख लो। तो प्रॉपर प्लानिंग के साथ आपको हमेशा पाइप प्रोवाइड करनी है। अभी बात करते हैं हम दूसरी चीज़, जब कंक्रीटिंग होता है, जैसे कंक्रीटिंग हो रही है और पाइप यहाँ पड़ी है, तो कंक्रीटिंग के दौरान आपको पाइप चेक करनी है। अगर एक भी जॉइंट निकल गया ना, तो वहाँ डबल काम पड़ जाता है। और अगर आपने इलेक्ट्रिक का काम दूसरे ठेकेदार को दिया तो वो आपके माथे चढ़ जाएगा कि ये नहीं हो सकता, ये ऐसा ऐसा आपको करके देना पड़ेगा, वो डबल खर्चा पड़ जाता है। तो हमेशा ध्यान देना है जब भी कंक्रीटिंग हो तो पाइप के ऊपर कोई चढ़े नहीं, अगर चढ़े भी तो वो चेक कर लेना जो जंक्शन बॉक्स होता है उसमें से वो निकल नहीं गई हो। क्योंकि काफ़ी टाइम हमने देखा जहाँ तो पाइप टूट जाती है उसमें कंक्रीट घुस जाता है, यहाँ क्या होता है जैसे पाँव रखते हैं जंक्शन में से वो पाइप निकल जाती है और वहाँ खाली बच जाता है और वहाँ कंक्रीट घुस जाता है। हमेशा वायर को आपको GI वायर जो रहती है, बाइंडिंग वायर, उससे वायर को बांध देना है और प्रॉपर सेंटरिंग में वो प्रोवाइड करनी है। और कंक्रीटिंग के दौरान भी आपको ध्यान देते रहना है। अभी बात करूं मैं, जो हमारा जंक्शन बॉक्स होता है या फैन का बॉक्स होता है, तो उसके नीचे भी आपको ऐसा प्रोवाइड कर देना है, या तो रेत प्रोवाइड कर देनी है या तो नीचे कोई गत्ता बत्ता प्रोवाइड कर देना है कि वो नीचे जब डी शटरिंग हो नीचे वो दिख जाए, वहाँ तोड़ने फोड़ने की ज़रूरत ना पड़े। और कभी कभार क्या होता है, वहाँ कंक्रीट आ जाता है, नीचे पता ही नहीं चलता है कि आपका फैन का पॉइंट कहाँ है और वो चीज़ें क्या हैं। ये काफ़ी ज़्यादा गलतियाँ मैंने देखी हैं। अगर मैं अगली की बात करूँ, जो आपका जंक्शन बॉक्स होता है उसको प्रॉपर से टेपिंग कर देनी है, बॉक्स को बंद कर देना है। क्योंकि जहाँ से 3-4 उसको इनलेट होते हैं, तो 2 जगह डाल दी, तीसरी जगह नहीं डाली, तो वहाँ आपको पैकिंग वगैरह कर लेनी है कि कंक्रीट अंदर नहीं घुसे। और जब भी आप बीम में से नीचे उतारो, प्रॉपर वे से उसको नीचे टच कर देना, हो सके तो उसको अच्छे से टाई कर लेना है कि वो नीचे चिपकी रहे। कभी कभार क्या होता है, नीचे बीम में नीचे डाल दी लेकिन उसको टाई नहीं किया, बांधा नहीं, और वो थोड़ी ऊंपी हो जाएगी, नीचे कंक्रीट आ जाएगा, वो नीचे दिखेगी भी नहीं कि कहाँ आपकी पाइप आ रही है। तो ये बेसिक चीज़ें होती हैं, ये तो आपको जिन लोगों को पता था अच्छा है। बाकी आपको एक प्लानिंग के साथ चल रहे हैं
कि देखो फॉल सीलिंग वगैरह आजकल प्रोवाइड की जा रही है, तो कई लोग क्या करते हैं उसकी लाइटें भी उसी में प्रोवाइड कर देते हैं छत में, तो वहाँ से वायरिंग निकालते हैं, वो गलत है। आप ऐसा करो जो फॉल सीलिंग प्रोवाइड कर रहे हो वहाँ लाइटें फिक्स करवाओ फॉल सीलिंग के दौरान, तो वो बेस्ट रहेगा। ना तो ज़्यादा पाइपें छत पे होंगी, ना क्रैक आने के चांसेस होंगे, क्योंकि काफ़ी क्रैक्स आते हैं पाइप्स की वजह से, ये चीज़ भी आपको ध्यान देनी है। तो ये सबसे पहले क्या है, क्लासिफिकेशन बताऊंगा ब्रिक की में, और बेसिक चीजें आपको बताऊंगा कि ब्रिक का आपको कैसे यूज करनी है क्या नहीं है। बाकी अगर टेस्ट देखने हैं ब्रिक के तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा कि ब्रिक की क्वालिटी कैसे हम चेक करते हैं, वो भी बात करेंगे। तो देखो 3 टाइप की ब्रिक मेनली देखने को मिलती है, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास और थर्ड क्लास। इसका थोड़ा मैं टेक्निकल भी बताऊंगा, फिर आपको मैं बताता हूँ। आप सामने एक ब्रिक बनी हुई देख रहे हो, ये मेन चीज है ब्रिक की, जो होता है फ्रॉग, जिसे हम बोलते हैं। फ्रॉग क्यों महत्व देता है इसमें, जो भी जब बॉन्ड बनती है तो फ्रॉग के बेसिस पे ही ब्रिक की बॉन्ड रहती है। अगर फ्रॉग प्रॉपर वे से, स्टैंडर्ड वे से नहीं दिया होगा, कोई भी ब्रिक खरीदोगे ना अगर आप, तो उसका ये फ्रॉग जो बीच में नाम लिखा रहता है उसमें जरूर देखना, और नाम का भी कुछ होता है कि नाम भी इससे ज्यादा मोटा बड़ा नहीं होना चाहिए, ठीक है। फ्रॉग का साइज होना चाहिए 100, ऐसे उसका 4 इंच 100 mm, ऐसे वो 2 इंच या 1.5 इंच 40 mm, और उसकी गहराई 10 से 15 mm होनी चाहिए कि उसमें माल फिल हो, दूसरी ब्रिक को उसके ऊपर आए। तो एक मतलब क्या होगा, देखो ये दीवार बन गई हमारी, इधर से हॉरिजॉन्टल कोई भी स्ट्रेस लगा, फोर्स लगी, ये ब्रिक वर्क है। अगर इसमें बॉन्ड नहीं होगी ना तो यहाँ से फोर्स लगेगी तो ये ब्रिक्स ना सिटक जाएंगी, मतलब इनमें बॉन्ड नहीं रहेंगे। अगर हाथ भी मारोगे तो हिलेगी पूरी दीवार, ऐसा देखा जाता है। तो फर्स्ट क्लास ब्रिक क्या होगी, अगर इसको हम क्लासिफाई करें तो जो पानी 20%, अगर उसका जो टेस्ट करते हैं वो टेस्ट मैंने किया हुआ है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। 24 घंटे के लिए पानी को में ब्रिक डाल देते हैं हम, ब्रिक को डाल दिया, वो 20% से ज्यादा पानी नहीं सोखनी चाहिए, वो फर्स्ट क्लास ब्रिक होती है हमारी। ये आप चेक कर सकते हो, अगर आपको चेक करनी हो घर पे जो ब्रिक आई है कि वो क्वालिटी उसकी अच्छी है, हम यूज करें कि नहीं करें, वो टेस्ट में जैसे बात कर रहा हूँ वो है ही। बाकी 20% उसको ज्यादा पानी नहीं सोखना है। जो हमारी सेकंड क्लास ब्रिक होती है उसको 22%, और थर्ड क्लास में हमारा 24 या 25% हमारा पानी ज्यादा सोखना नहीं चाहिए। और स्ट्रेंथ की बात करें तो इसकी काफी अच्छी स्ट्रेंथ होती है, 105 kg सेंटीमीटर, शायद इतनी होती है, अभी थोड़ा आप क्रॉस चेक कर लेना, लेकिन अभी मेरे को याद है यहाँ था कितने 105, इसकी होती है 70 kg स्क्वायर सेंटीमीटर, और फिर इसकी होती है 35, इसकी आधी होती है ये तो दे। और मैंने जहां तक देखा है फर्स्ट क्लास ब्रिक का आजकल तो देखना ही बंद हो गई है, क्योंकि फर्स्ट क्लास जो ब्रिक होती है ना वो देखने में ही आपको पता चल जाएगा कि अच्छी है बुरी है, क्योंकि उसका जो फ्रॉग भी प्रॉपर वे से होता है, साइज अच्छा होता है, कलर एक जैसा होता है। मेन चीज ब्रिक कहाँ से पहचानी जाती है अच्छी है कच्ची है, उसका कलर देखे। अगर एक जैसा पूरा कलर हुआ तो मतलब वो अच्छे से पकी हुई है। मेन पकने पे ही होता है कि ब्रिक अगर अच्छे से पकी हो तो वो अच्छी ब्रिक होती है। और ऐसे देखा जाए तो थर्ड या सेकंड क्लास ब्रिक की देखने को मिलती है, कई है। अगर आप अच्छी ब्रिक अगर आपको देखनी हो तो नॉर्थ की तरफ कुछ एरिया में मिलती है अच्छी ब्रिक, बाकी साउथ में तो इतना अच्छी क्वालिटी की ब्रिक देखी नहीं जाती, लेकिन कुछ जगह हैं जहां से अच्छी क्वालिटी की ब्रिक्स भी आती हैं, और यही चीज है। ये होगी हमारी, ये मैं रेड ब्रिक की बात कर रहा था, AAC ब्लॉक या फ्लाई एश ब्रिक की नहीं, रेड ब्रिक की। ये मतलब उसकी स्ट्रेंथ आ गई, उसकी क्वालिटी चेक। और मैं बात बताऊं, अगर आपको उसकी क्वालिटी चेक करनी है वो डिस्क्रिप्शन में लिंक है। आगे बढ़ते हैं, अभी मेन जो टॉपिक आज हमारा बिटुमिन। देखो बिटुमिन हो गई क्या, जो टार होता है जो आपने देखा रोड पे काला काला डाला रहता है, जो ड्रम भी जब भी कभी भी रोड बनता है या कुछ बनता है तो आपने देखा होगा, आजकल तो मशीनें चल पड़ी हैं, लेकिन कई जगह गांव वगैरह में क्या होता था, ड्रम होता था, उसमें पिघला के वो डालते थे। तो वही है, 2 टाइप की ग्रेड रहते हैं, पेविंग ग्रेड या इंडस्ट्रियल ग्रेड। एक डिपेंड होता है उसकी स्ट्रेंथ पे, उसकी कैपेसिटी पे। तो ये आपने बेसिकली हर एक जगह देखा होगा, और ये इंटरव्यू में भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि 80/100 है क्या, कैसे निकालते हैं हम इसको मैं आज आपको ऐसे टेस्ट के माध्यम से डिफरेंशिएट करूंगा। बाकी ये ग्रुप्स में भी आते हैं, मगर ग्रुप्स के हिसाब से भी होते हैं। जैसे 80/100 होता है BG10 ग्रुप, मतलब ग्रुप का एक चार्ट रहता है उसके हिसाब से।
देखो टेस्ट होता क्या है, क्या करना है, एक बॉक्स रहता है, उसमें हम जो असफाल्ट होती है, जो ये होती है, उसको भर देते हैं। अप्रॉक्स 10 सेंटीमीटर से 120 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर भरते हैं, उसके ऊपर पानी डाल देते हैं। फिर ऊपर से एक नीडल आती है, ये मैंने एरो बनाया, लेकिन नीडल होती है, उस पे 100 ग्राम लोड होता है, 100 ग्राम डालते पेनिट्रेट करते हैं, 5 सेकंड तक वो पेनिट्रेट करते हैं। 8 से 10 mm अगर वो पेनिट्रेट हुई तो मतलब वो हो गया 80-100 5 सेकंड तक। और जो एस्फाल्ट का टेम्परेचर वो 25 डिग्री सेल्सियस तक ही होना चाहिए। फिर अगर 30-40 कैसे हो, अगर 3 से 4 mm वो 5 सेकंड में पेनिट्रेट हो जाती है तो वो हो गया 30-40 ग्रेड। 60-70 हो गया, अगर 60-70 6 से 7 mm अगर वो पेनिट्रेट होती है अंदर नीडल एस्फाल्ट में तो वो 60-70 हो गया। मतलब ये बेस रहता है कि 80 और 100 कहाँ से आया, मतलब 5 सेकंड तक नीडल को 100 ग्राम बेट डाल के डालते हैं अंदर। अगर वो 8 से जितने mm वो जाए, 3 बार टेस्ट करते हैं, तीनों बार का एवरेज लेके इस हिसाब से बनाते हैं। तो 8 से अगर 8 mm से 10 mm हुआ तो 80-100, अगर 3 से 4 mm 30-40 और 6 से 60-70। ये बेसिक रहता है, 5 सेकंड के लिए इसको डालते हैं। मतलब तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो ऐसे ही वीडियोस मैं लाता रहूँगा, प्रैक्टिकल नॉलेज आपको फ्री में देता रहूँगा। बस आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखो और बेल आइकन दबा के रखो। और जो भी टॉपिक चाहिए, प्रैक्टिकल विजिट चाहिए कहीं, और कमेंट करो, आपके लिए हम लेके आएंगे। और जॉब्स के लिए हमने अलग से चैनल बनाया हुआ है, सिविल साइट विजिट जॉब अपडेट, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसको भी फॉलो करके रखो।